Focus. Ideate. Innovate. Enable. RR Kabel presents CNBC Awaaz Real Estate Awards and Conclave East Zone. Namaskar, hello and a very warm welcome to RR Kabul presents CNBC Awaaz 14th Real Estate Awards and Conclave East Zone, powered by News 18 Network Associate Partner RR Parkon, Knowledge Partner Knight Frank India. रियल एस्टेट अवार्ड्स एंड कॉन्क्लेव देश के उन चुनिंदा अवार्ड शोज में है जो कि काफ़ी प्रतिष्ठित और भरोसेमंद माने जाते हैं। आज देश की कल्चरल कैपिटल यानी कोलकाता में हम इसके ईस्ट जोन एडिशन के साथ आए हैं जो कि जोनल राउंड्स का आखिरी पड़ाव है। तो चलिए इसी के साथ देर किस बात की, आज की शाम की शुरुआत करते हैं और जिसके लिए सबसे पहले मैं बुलाना चाहूँगी CNBC आवाज़ रियल एस्टेट एडिटर विपिन भट्ट को। जोरदार तालियों से प्लीज़ उनका स्वागत करें। गुड इवनिंग। कैसे नाचो कोलकाता। कलकत्ता आना हमेशा हमेशा बहुत एक अच्छा अनुभव होता है, सिर्फ रियल एस्टेट के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं। तो आज हम एक बार फिर हाजिर हैं आपके इस प्यारे से खूबसूरत शहर में, जहां पर हम अपने रियल एस्टेट अवार्ड CNBC आवाज़ रियल एस्टेट अवार्ड्स 2023-24 प्रेजेंटेड बाय RR काबिल उसका ईस्ट जोन लेकर आए। मैं आपको थोड़ा सा आइडिया दे देता हूं, शायद आप में से काफ़ी सारे लोग जानते हों कि किस तरीके से अवार्ड्स पूरे साल में डिस्ट्रीब्यूट रहते हैं। तो पहले अगर आप में से कई विजेता ऐसे होंगे जिन्हें पहले भी अवार्ड मिला होगा और उन्हें याद होगा कि ये एक ही अवार्ड होता था साल में, एक नेशनल अवार्ड जिसमें पूरे देश के डेवलपर पार्टिसिपेट करते थे, लेकिन प्रॉपर पार्टिसिपेशन हो, अच्छा पार्टिसिपेशन हो, हर इलाके को, हर शहर को एक रिकग्निशन मिले, जो अच्छे काम हो रहे हैं उनको पहचाना जाए रियल एस्टेट के अंदर, उन्हें आगे लेके लाया जाए। तो इसलिए हमने सोचा कि क्यों ना इसको जोन वाइज कर दिया जाए। देश को 4 ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ जोन में बांटा और 4 अलग अलग रीजन में हमने ये अवार्ड शुरू किए। तो इस सिलसिले में हम वेस्ट जोन, नॉर्थ जोन और साउथ जोन कर चुके हैं एंड फाइनली आज हम कलकत्ता या कोलकाता में हैं अपने ईस्ट जोन अवार्ड्स के साथ। तो आज जितने भी विजेता हैं उनको मेरी अग्रिम शुभकामनाएं हैं और आज के ये जोनल अवार्ड्स कंप्लीशन के साथ हम आगे बढ़ेंगे नेशनल अवार्ड्स की तरफ, जहां पर इन चारों जोन्स में से जो विजेता निकले हैं वो एक बार फिर compete करेंगे एक दूसरे के साथ ताकि हमें नेशनल विनर्स मिले। तो आज की शाम में आपका बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से दिल से, और ज़्यादा और वक्त नहीं लेते हुए इस सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद विपिन इस शानदार आगाज के लिए। और अब मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूँगी RR ग्लोबल के डायरेक्टर राजेश काबरा जी को ओपनिंग एड्रेस के लिए। जोरदार तालियों से उनका स्वागत करें। CNBC आवाज़ रियल एस्टेट अवार्ड्स आज हम 17 साल से कर रहे हैं। 17 साल पहले ये CNBC रियल एस्टेट आवाज़ करने का हमारा जो ऑब्जेक्टिव था, जो अच्छा काम हो रहा है उसको रिकग्नाइज़ करने के लिए हमने ये अवार्ड शो CNBC आवाज़ के साथ किया और लास्ट 17 साल से हम रेगुलरली CNBC के साथ ये पार्टनरशिप कंटिन्यू कर रहे हैं, क्योंकि ये एकमात्र ऐसा अवार्ड है जहाँ पे आपका कोई इन्फ्लुएंस कहीं काम नहीं कर सकता। आप किसको भी फ़ोन करें तो वो काम आपका होने वाला है नहीं। दैट इज़ हाउ वी हैव ऑलवेज रन दिस अवार्ड शो एंड दैट इज़ द ओनली रीज़न वाई दिस अवार्ड शो कमांड्स द रिस्पेक्ट दैट इट डज थ्रू आउट द कंट्री। एट द सेम टाइम आफ्टर दिस another important thing that we need to focus on is on electrical safety. Electrical safety एक बहुत बड़ा इंडिया में कंसर्न है। आफ्टर रोड एक्सीडेंट्स सेकेंड हाईएस्ट डेथ्स अगर इंडिया में हो रही है, दैट इज़ बिकॉज ऑफ फायर एंड विच इज़ कॉज्ड लार्जली ड्यू टू शॉर्ट सर्किट। इसलिए मेरा सब डेवलपर्स से, कंसल्टेंट से एक ही रिक्वेस्ट है कि हम ब्रांड तो हम लिख देते हैं या ब्रांड हम कंसिडर कर लेते हैं, बट हर ब्रांड में देर इज़ अ वेरी वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स, जिसमें फ्रॉम गुड मतलब जो एक टॉप टियर क्वालिटी से लेके एक एवरेज क्वालिटी है। तो आई वुड रियली अर्ज कि हम एक लेवल और डीप जाके हम कैसे स्पेसिफिकेशन लेवल पे प्रोडक्ट को स्टडी करें ताकि वी मेक आवर बिल्डिंग सेफर। आई विश ऑल द विनर्स of tonight heartiest congratulations, and people who have tried and probably not got it this time, best of luck for the next year.
please keep trying. This is an award show which is run with full transparency. There is always a chance for everyone here as long as the award show goes on. Thank you very much. Thank you so much, Rajesh, for setting the tone of the evening. और इसी के साथ लेडीज एंड जेंटलमैन अब आगे बढ़ते हैं और शुरुआत करते हैं आज के शाम के पहले डिस्कशन की, जिसका टॉपिक है रेगुलेटरी फ्रेमवर्क एंड पॉलिसी रिफॉर्म्स शेपिंग रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट इन ईस्ट इंडिया आउटलुक। इस चर्चा का उद्देश्य भारत के $1 ट्रिलियन वाले इस रियल एस्टेट सेक्टर में पूर्वी भारत के योगदान को समझना और उभरते ट्रेंड्स के बारे में चर्चा करना है। ये पैनल मॉडरेट करने के लिए मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी CNBC आवाज के रियल एस्टेट एडिटर विपिन भट्ट जी को। जोरदार तालियों से उनका स्वागत। साथ ही बुलाना चाहूंगी उनके फेलो पैनलिस्ट को। वैसे तो टॉपिक है आज का रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि रेगुलेटरी फ्रेमवर्क या जिसको आजकल सब कॉमन भाषा में कहते हैं रेरा, उसके चलते हमारे रियल स्टेट में एक बड़ा चेंज आया है। जिस तरह का फ़ायदा रियल स्टेट को, खास तौर पे रेजिडेंशियल रियल स्टेट को मिला कोविड के बाद, क्या इस ईस्टर्न पार्ट को भी उसी तरह की चीज़ें देखने को मिली हैं? जैसा कि हम सब जानते हैं, कोविड के बाद में ऐसा हुआ है कि बेसिकली सब लोगों को ये लगा कि पैसा बैंक में रखने से अच्छा है जा सिमरन जी ले अपनी ज़िंदगी। एंड हर आदमी ने अपने आप को अपग्रेड किया है, हर ने, जो भी जिस लेवल पे है, और हर ने अपने आप को अपग्रेड करने का कोशिश किया है। एंड दैट बेसिकली दैट मोमेंटम इज स्टिल ऑन एंड दैट विल कंटिन्यू फॉर अ वेरी वेरी लॉन्गर पीरियड। दिस इज व्हाट वी फील। प्राइसेस काफ़ी ईस्ट में तो काफ़ी सब जगह पे बहुत ज़्यादा बढ़ा है, हम लोगों ने देखा है। मोर देन 100% 200% तक भी गए हैं बहुत सारे प्रोजेक्ट्स में, बहुत सारे माइक्रो मार्केट एंड प्रोडक्ट कैटेगरीज में। वो तो हुआ ही है। और एक नया ट्रेंड जो दिखा है कि अच्छे डेवलपर के पास में जो कंप्लायंस ओरिएंटेड हैं, जिन्होंने जो प्रॉमिस किया है उससे ज़्यादा ही डिलीवरी दिया है, कस्टमर्स उनके पास जा रहे हैं, उनका इंतज़ार भी कर रहे हैं उनके नए प्रोडक्ट का, अगला प्रोडक्ट कब आने वाला है। तो वो डिफरेंशिएशन ईजीली दिख रहा है। सो वी आर गोइंग टू सी मोर एंड मोर ऑफ सच अपग्रेडेशन इन द टाइम टू कम। चलिए, मतलब लोगों की सोच बदली है और रियल एस्टेट अच्छा कर रहा है। नंदू साहब, आपसे भी मैंने जिक्र किया कि प्राइस राइज को बात हो रही थी, लेकिन जैसा प्रमोद जी कह रहे हैं कुछ पॉकेट्स में तो 200%, आई कांट बिलीव दिस, इतना बढ़ोतरी हुई है। तो ये डिमांड ड्रिवन है या महंगाई के कारण है या प्रोडक्ट इतने महंगे आ रहे हैं? नहीं, आई थिंक ये मोर प्राइमरी डिमांड ड्रिवन है। कोविड के बाद क्या हुआ, जो प्रमोद जी ने कहा है, लोग इनसिक्योर हो गए कोविड में, तो अभी बड़े घर चाहिए उनको। घर एक तो हार्ड एसेट है, तो उसमें इन्वेस्टमेंट लोग ज़्यादा ही कर रहे हैं। जो पहले 3 बेडरूम ढूंढ रहे थे, अभी 4 बेडरूम ढूंढ रहे हैं। फ्यूचर में फिर वर्क फ्रॉम होम भी जो शुरू हुआ था, सोच रहे फ्यूचर में और कोई दुर्घटना हो जाए तो वर्क फ्रॉम होम करनी पड़े, और आदमी को और कंफर्टेबल घर चाहिए। बैल्कनी की डिमांड काफ़ी बढ़ गई पोस्ट कोविड, वो लोगों को खुलासा भी चाहिए, ओपन टेरेस चाहिए। ये सब डिमांड्स जो आए हैं पोस्ट कोविड, और दाम तो काफ़ी बढ़ गए हैं, बिकॉज आई थिंक डिमांड, इट इज़ मोर डिमांड ड्रिवन। बिकॉज रियल एस्टेट अभी जो एसेट जो देख रहे हैं एज ए क्लास ऑफ इन्वेस्टमेंट, इट इज़, पीपल आर फाइंडिंग इट मोर सिक्योर देन शेयर्स और म्यूचुअल फंड्स। मेरे एक्सट्रीम पे 2 रियल एस्टेट एक्सपर्ट बैठे हैं, ऐसे ही हमने बिठाया उनको, हमें घेर लेंगे वो दोनों तरफ से कि ये सच बोल रहे हैं कि नहीं बोल रहे हैं, चलिए पता लगाते हैं। तो एक बार गुलाम साहब के पास से मैम के पास जाता हूँ। तो गुलाम साहब, एक तो ये कि आंकड़े क्या कह रहे हैं, नंदू जी ने और प्रमोद जी ने तो अपनी बात रखी, लेकिन क्या आपके नंबर्स उसकी गवाही देते हैं? ये बिल्कुल पूरी तरह से गवाही दे रहे हैं नंबर्स। हम जो हर महीने रजिस्ट्रेशन, होम के रजिस्ट्रेशन का आंकड़ा देखते हैं, ये तकरीबन हर महीने बढ़ता चला जा रहा है। पिछले साल भर का, पिछले 2 साल का रिकॉर्ड तोड़ा चला जा रहा है। तो आंकड़े अगर आप कहें, बिल्कुल हर वो आंकड़ा इस चीज़ को प्रूफ कर रहा है जो अभी हमारे सज्जनों ने बात कही है कि रियल एस्टेट का डिमांड बढ़ता चला जा रहा है। लेकिन एक ही चीज़ से मैं थोड़ा सा इनसे सहमत नहीं हूँ कि आज भी ये एक इन्वेस्टमेंट मीडियम के तौर पर नहीं उभर पाया है। क्योंकि जो ग्रोथ अगर हम 50-60% या कहीं उससे ज़्यादा कर रहे हैं, उसके कारण हैं। उसके कारण एक तरफ तो ये है कि सप्लाई क्रंच और वेल्थ क्रिएशन, एक तरफ जो एक बड़ी बात हुई लग्जरी रियल एस्टेट का जो एक सडन ग्रोथ हमें देखने में आया है, उसका कारण सिंपल है कि आज पिछले 10 साल में जो रियल एस्टेट मार्केट में गिरावट देखी गई है, उस दौरान लोगों ने अपनी वेल्थ को मल्टीप्लाई तो ज़रूर किया है, लेकिन उसे कहीं रियल एस्टेट में इन्वेस्ट नहीं किया। तो जैसे स्टॉक में लगाया और किसी और मीडियम में लगाया, आज वो वेल्थ इतनी ग्रो हो गई है कि उसको लेकर आप रियल एस्टेट में आके अपने ज़रूरत का मकान ख़रीदना चाह रहे हो।
जो बड़ा मकान हो सकता है, लग्जूरियस मकान हो सकता है, खूबसूरत मकान हो सकता है, बेहतरीन फैसिलिटीज़ के साथ लेस मकान हो सकता है, लेकिन आज भी उसको निवेश के तौर पर देखा जाना, कम से कम हमारे आंकड़े नहीं बताते कि लोगों को आज भी इतने संतुष्ट नहीं है लोग कि आज इसमें पैसे डाल के 5 साल बाद इसे दुगना या तिगुना होते हुए देखेंगे। उस चीज़ की उम्मीद आज भी नहीं है। सुरेखा जी, थोड़ा सा आपका जवाब चुरा लिया गुलाम साहब ने। मेरे मन में यही अगला सवाल था कि मैं पूछूंगा, क्योंकि एक पर्सपेक्टिव इन्होंने दिया। एक तो मुझे ज़रूरत के लिए घर चाहिए, दैट इज़ फाइन, क्योंकि कोविड के बाद हम सबको महसूस हुआ कि मुझे घर चाहिए। जिसके पास छोटा था उसे लगा उसे बड़ा चाहिए। लेकिन जहाँ तक निवेश की बात है, अब इसमें मैं अपना अनुभव बताता हूँ कि आंकड़े ही उसको वो करेंगे। हम एक शो करते हैं CNBC आवाज़ पर, प्रॉपर्टी गुरु। वहाँ पर लोग अपने सवाल पूछते हैं कि मैं ये फला घर लेना चाहता हूँ, ये चीज़ लेना चाहता हूँ, तो क्या मैं ले सकता हूँ, कैसे डेवलपर हैं, ट्रैक रिकॉर्ड कैसा है। पिछले 1-1.5 साल में हमने देखा कि ऐसे सवालों की संख्या काफ़ी बढ़ गई जहाँ पर उन्होंने कहा कि ये घर मैं निवेश के लिए लेना चाहता हूँ। अब मेरे पास नंबर्स नहीं है उसके। गुलाम सर का एक पर्सपेक्टिव है जो उन्होंने दिया, आपका क्या पर्सपेक्टिव है, इफ यू हैव सॉलिड नंबर्स, की क्या एक्चुअली में हो रहा है? परसेप्शन में एक चीज़ दिख रही है, एक्चुअल में क्या हो रहा है? सो कलकत्ता में प्री कोविड हमारा एक टाइम ऐसे मार्केट था कि जब सॉफ्ट लॉन्च होता था 50% हमारा इन्वेस्टर ड्रिवन मार्केट हुआ करता था। तो 50% वुड एंड यूजर्स लिया करते थे और 50% आपके इन्वेस्टर्स लिया करते थे। तो उनका मार्जिन था लॉन्च, एंड बाय द टाइम उन लोग बेचते थे 20-25% अपसाइड लेके रेट को बेच देते थे। इनफैक्ट एक स्टेज आया जब कंस्ट्रक्शंस तो हो रहा है बट डिलीवरीज होना बंद हो गए। रेरा तब तक आया नहीं था। एंड ये जो चर्न हुआ डेवलपर्स के, जहाँ पे इन्वेस्टर्स ने इन्वेस्ट किया बट उनको वो अप्रिसिएशन एक प्रोजेक्ट में मिला, 2 में मिला, 3rd में जब किया उनको वो रिटर्न नहीं मिला, वो मार्केट धीरे धीरे कलकत्ता में प्री कोविड ही बंद हो गया। सो इफ़ यू आस्क मी नंबर्स, वो हमारे पास भी अभी नहीं होंगे, बिकॉज अगर आज आप देखें, ही इज़ वेरी राइट, इन्वेस्टर मार्केट इज़ एब्सोल्युटली, आई वुड से वेरी वेरी नेग्लिजिबल। राजेश, ये बताइए, मतलब एज अ कंपनी पर्सपेक्टिव भी जब आप पूरे देश के मार्केट को देखते हैं, और एज एन इंडिविजुअल भी ईस्ट की तरफ जब देखते हैं, कलकत्ता एंड बियॉन्ड, अभी हमने इतनी सारी बातें की, आपका पर्सपेक्टिव क्या है? आप जब सोचते हो कि यार कलकत्ता प्रॉपर्टी मार्केट, क्या थॉट आता है? कलकत्ता जब एज अ थॉट जो देखते हैं या सोचते हैं कि इट हैज़ द पोटेंशियल टू बी मच बिगर देन व्हाट इट इज़ टुडे, एंड व्हाई इट इज़ नॉट बीइंग एबल टू अचीव दैट, वो एक क्वेश्चन है। तो वो अगर जैसे सोचते हैं तो कभी एक लगता है कि कोई भी इंडस्ट्री, रियल एस्टेट ऑलवेज फॉलोज इंडस्ट्री। तो जैसे अगर आप पूना एज अ शहर देखेंगे तो पूना हैज़ IT, ऑटोमोबाइल, इट हैज़ स्मॉल इंजीनियरिंग। तो अगर इंडस्ट्री प्रमोट होगी, मतलब वेस्ट बंगाल में, तो इफ दैट स्पर्स अगेन, दैट विल डेफिनेटली फॉलो अप विद अ लॉट ऑफ जॉब क्रिएशन, एंड जॉब क्रिएशन से आपका कमर्शियल, रेजिडेंशियल, रियल एस्टेट तो दोनों प्रॉप होगा। मेरा पूछने का आशय थोड़ा ऐसा था कि जब आप आपकी बैलेंस शीट देखते हैं, चाहे वो पार्किंग हो, चाहे तार हो, चाहे कोई दूसरी चीज़ें हों, तो वहाँ ईस्ट का मार्केट आपको लगता है अरे हाँ तो बहुत कुछ हो रहा है, या वो थोड़ा पीछे रहता है कहीं? रेस्ट ऑफ इंडिया ऑब्वियसली अगर आप देखेंगे, इट्स अ, यू सी वेस्ट एंड साउथ इज डेफिनेटली अ मच बिगर मार्केट फॉर एनी कंपनी, एनी इंडस्ट्री। इट्स बाय डेमोग्राफी, बाय डिविजन ऑफ GDP, तो ऑब्वियसली इट्स गोइंग टू बी अ मच बिगर मार्केट फॉर मोस्ट कंपनीज। ये दोनों इन हैंड है, रियल एस्टेट का मार्केट और साथ में रेगुलेटरी एस्पेक्ट। अभी सब कुछ अच्छा चल रहा है, हमें बहुत अच्छा लग रहा है, रियल एस्टेट रोबस्ट है, सेल्स हो रहे हैं, निवेशक भी एक हद तक आ रहे हैं, रिटेल अच्छा है, कमर्शियल अच्छा है, रेजिडेंशियल की डिमांड ख़त्म ही नहीं हो रही, सब अच्छा है। लेकिन साथ में ये भी है कि इंडस्ट्री सही डायरेक्शन में आगे बढ़े, अच्छे काम उसमें हो, कंज्यूमर कॉन्फिडेंस और बेहतर हो, और इससे जो इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स हैं उनका भी कॉन्फिडेंस हमारे ऊपर बने। तो ये कुछ बातें हैं, आई थिंक हम कह सकते हैं कि आने वाले समय में हम देखेंगे, और आप लोग सब अच्छा काम तो कर ही रहे हैं, इसीलिए आज ये सम्मान की शाम है। तो इस चर्चा को यहीं विराम देते हैं। बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का, और इतनी अच्छी और इन डेप्थ बातें हमारे साथ करने के लिए। RR Kabel presents CNBC Awaaz Real Estate Awards and Conclave, East Zone. RR Kabel presents CNBC Awaaz Real Estate Awards and Conclave, East Zone. Well, moving on.
रिस्पॉन्सिबल कॉर्पोरेट सिटीजन होने के नाते आरआर काबिल और न्यूज़ 18 नेटवर्क ने साथ मिलकर फायर सेफ्टी के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए शॉर्ट सर्किट से सुरक्षा कैंपेन की शुरुआत की है। इसलिए आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं अपने अगले खास पैनल के टॉपिक की, विच इज़ वेस्ट बंगाल्स फोकस ऑन इलेक्ट्रिकल फायर सेफ्टी, अ होलिस्टिक अप्रोच टू प्रिवेंटिव मेजर्स, जहां हम जानने की कोशिश करेंगे कि पश्चिम बंगाल में इलेक्ट्रिकल फायर सेफ्टी के क्षेत्र में क्या लेटेस्ट इनोवेशंस और एडवांसमेंट्स हो रहे हैं और साथ ही बिजली से लगी आग को बुझाने और काबू पाने में कौन सी स्ट्रैटेजीज काम आ सकती हैं और कारगर साबित हो सकती हैं। तो चलिए इस खास पैनल का संचालन करने के लिए मैं एक बार फिर से विपिन भट्ट को स्टेज पे आमंत्रित करना चाहूँगी और साथ ही मैं बुलाना चाहूँगी उनके स्टीम पैनलिस्ट को। मैम आपसे ही शुरू करता हूं। जैसे आपने रिक्वेस्ट किया कि आप इसके कॉज पर फोकस कीजिए। कॉज इन जनरल तो हमको यही समझ में आता है कि शॉर्ट सर्किट हो गया, आग लग गई, घर में कुछ गैस की लीकेज हो गई, आग लग गई। अगर मैं बात करूं रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज़ की फ़िलहाल के लिए, यही कुछ कॉमन कॉज होते हैं। क्या इसके अलावा कुछ और होता है जहां हमसे मिस होता है और हम समझ नहीं पाते इस चीज़ को? Main root causes is definitely faulty electric outlets and the aging appliances. Defective and deteriorated electrical equipment or misapplication or misuse of the electrical equipment. And connection sometimes can become loose over time. Another thing, sometimes plugs are not grounded. So using the ungrounded plugs, this is also another important cause of having the electric short circuit. Sometimes light fixtures are getting overloaded. Another one we have found, sometimes we are going to overlook some important things, that flammable materials are placed near the light fixtures. Extension cord, we are going to misuse the extension cord. And another is, we are also right now in the recent scenario, the usage of the space heaters are going to increase, which is also cause of the short circuit. And last one is the old wiring system. सर अग्रवाल सर, जब हम बात करते हैं फायर हजार्ड्स की, तो बहुत सारी बार ये देखने में आता है कि आपको सच में आखिरी तक कॉज पता नहीं होता है कि वो एक्चुअली में लगा है। शॉर्ट सर्किट एक बहुत कॉमन कल्प्रिट है जिसको बोल दिया जाता है, लेकिन क्या सिर्फ एक शॉर्ट सर्किट ही उसका कॉज होता है, या एक्चुअली में आप डिफाइन कैसे करेंगे कि ये है शॉर्ट सर्किट? मतलब टेक्निकल परिभाषा में आप बोल देंगे, लेकिन क्या रूट कॉज वही होता है? मेरे समझ में बहुत इजी है डिटेक्ट करना। हाँ। You require addressable fire detectors, so you can immediately find out कि आग start कहाँ से हुई थी। Okay, so I think it's no big deal in today's technological environment that you have to detect from where it starts. But the problem is that it is not compulsory to put the addressable fire detectors. If you go to normal fire detectors, you cannot know from where the fire is. If you install, say, 200 fire detectors and you got a panel, how can you find out where the fire is starting? So the first thing is that you have to have addressable fire detectors and of a good quality so that you can locate from where the fire is started. Right. राजेश, आपके उसमें क्या है? क्योंकि देखिए आग लगने के बहुत सारे, चूंकि यू आर इन द इंडस्ट्री, तार बनाते हैं आप लोग, और हाउ रिस्पॉन्सिबल आर द वायर्स फॉर दिस थिंग? क्या तार उसके पीछे एक बड़ा रीजन होते हैं? आई थिंक उसका आधा जवाब तो मैम ने दे दिया कि बोले ओल्ड वायरिंग एंड फॉल्टी कनेक्शन इज द रीजन। सो थोड़ा मेरा उन्होंने काम आसान कर दिया। सो एंड वी हैव अ वैलिडेटेड आर्ग्यूमेंट ऑन दैट। कोई वायर आज तक दुनिया में बनी नहीं है जो आग नहीं पकड़ती है। ऑल वायर्स विल कैच फायर इवेंचुअली। द थिंग इज कि अगर आपकी जो वायर है ये क्या टेम्परेचर पे फायर पकड़ती है और क्या वो आग फैलने देती है। तो नॉर्मल पीवीसी वायर है, अगर हम देखें तो नॉर्मल पीवीसी वायर आपका 97% मतलब आग भी जल्दी पकड़ती है और 97% स्मोक एमिट करती है। शॉर्ट सर्किट में जो मृत्यु का जो कारण होता है वो दैट इज लार्जली बिकॉज ऑफ द चोकिंग हजार्ड विच रिजल्ट्स फ्रॉम द पॉइजनस स्मोक। तो अगर हम देखें तो इंडिया में आजकल हम उसका रिप्लेसमेंट नॉर्मल पीवीसी का लोग FRLS वायर से कर रहे हैं। FRLS वायर एक्चुअली अगर हम देखें तो FRLS emit 70% स्मोक। तो FRLS फायर इज नो बेटर, इट हैज़ नो वैल्यू एडिशन टू द प्रोजेक्ट और टू द हाउस।
द रियल वायर जो हमको इंडिया में यूज़ करना चाहिए, जो पूरा क्वालिटी कॉन्शियस वेस्टर्न वर्ल्ड में काफ़ी जगह इम्प्लीमेंट हो रहा है, वो लो स्मोक जीरो हैलोजन वायर है। वो वायर आपको सिर्फ 4% स्मोक एमिट करता है, वो भी नॉन टॉक्सिक, नॉन करोसिव, एंड वॉट एवर स्मोक दैट इज एमिटेड इज वाइट इन कलर, ताकि फायर रेस्क्यू एफर्ट में आपको ईज होए। तो माई ओनली दिस थिंग वुड बी दैट के एज अ इन आवर प्रोजेक्ट्स हम फायर प्रिवेंशन में हम कैसे ज़्यादा फोकस करें। ये मेरे मन में यही प्रिवेंशन वाला सवाल आ रहा था सर। सवाल आपसे कि एक आग लगी, अब वो इलेक्ट्रिकल फायर है या किसी और रीजन से है, हमारे पास बुझाने का तरीका तो एक ही रहता है, वो जो टिपिकल एक सेफ्टी सिस्टम किसी बिल्डिंग के अंदर लगा रहता है। क्या इलेक्ट्रिकल फायर को भी आप वैसे ही ट्रीट करेंगे जैसे किसी दूसरे फायर को करेंगे, या किसी और कॉज से फायर लगा है, या कुछ अंतर होता है दोनों में? इलेक्ट्रिकल फायर वो समझने का कोई ऐसे कोई मैटर नहीं है, जो इलेक्ट्रिकल से हुआ है कि दूसरा किसी से हुआ है। लेकिन जब आग लगता है तब सडनली हम लोग को प्रिकॉशन लेना पड़ेगा। आपको इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट है, मेन स्विचेस या सर्किट ब्रेकर को सडनली ऑफ करने का बहुत ज़रूरी है। थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू। आई थिंक ये एक गंभीर चर्चा है, थोड़ी सी बोरियत होती है, आई नो, लेकिन इंपॉर्टेंट है टू डू। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। RR Kabel presents CNBC Awaaz Real Estate Awards and Conclave, East Zone. Focus, ideate, innovate, enable.